नमस्कार, मैं अखिलेश प्रताप सिंह सम्यक के टू द पॉइंट सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम आप मैदानों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम इनके वर्गीकरण को देखेंगे, फिर इनके वितरण के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम जब चलते हैं मैदानों के वर्गीकरण के बारे में देखते हैं तो हमको प्रमुख रूप से तीन तरह के मैदान देखने को मिलते हैं: संरचनात्मक मैदान, अपरदनात्मक मैदान और निक्षेपणात्मक मैदान। सबसे पहले हम देखेंगे संरचनात्मक मैदानों के बारे में। संरचनात्मक मैदान पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण जब महाद्वीपीय मग्न तट जो समुद्री भागों में सबसे किनारे पर पाए जाते हैं या उनकी तली का भाग सागर तल से ऊपर उड़ जाता है तो इस तरह के मैदानों का निर्माण होता है। इस तरह के मैदानों के उदाहरण में हम सबसे पहले देखते हैं अमेरिका में ग्रेट प्लेन्स है, यूएसए में, और वहां का पूर्वी तटीय मैदान भी आपको देखने को मिलेगा जो अटलांटिक कोस्ट पे आपको मिलता है देखने को। फिर उसके बाद हम चलते हैं भारत के पश्चिमी तटीय मैदान, जो पश्चिमी घाट के किनारे के मैदान आपको मिलते हैं, अरब सागर से लगे हुए संलग्न मैदान, वो इस कैटेगरी में आते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो आगे हमको आपको अपरदनात्मक मैदान में एक एक करके देखने हैं कि अपरदन के जो एजेंट होते हैं उनके द्वारा कैसे मैदान बनते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जल। यहां पर नदी की बात आ रही है तो जब नदी से अपरदन के द्वारा जो भी मैदान बनते हैं उनको हम बोलते हैं नदीकृत या रिवराइन प्लेन। इसमें आप देख रहे हैं नदियां अपने प्रवाह में जब भी पानी बहता है तो बहते हुए पानी का तीन काम होता है। वो अपने मार्ग में सबसे पहले कटाव करता है, इरोजन करता है, और जिस मटेरियल को कट करता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, उसको कैरी करता है, उसका परिवहन करता है, और लास्ट में उसको डिपॉजिट कर देता है, उसको जमा कर देता है, उसका निक्षेप कर देता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं हम बात कर रहे हैं अपरदन की। नदियां अपने मार्ग में विषम धरातलों का अपरदन करके इस प्रकार के मैदानों का निर्माण करती हैं। इस तरह के मैदान में हमको इंग्लैंड में लंदन का मैदान, फ्रांस में पेरिस का मैदान, या अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा का मैदान देखने को मिलता है। इस तरह के मैदानों में हमको आपको मोनाडनाक छोटे छोटे उठे हुए टीले देखने को मिलते हैं। वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि कठोर होते हैं, जिनका नदियां इरोजन नहीं कर पाती, जिनका कटाव नहीं कर पाती हैं, और वो अवशेष के रूप में ऐसे देखने को मिलते हैं, उनको हम मोनाडनाक बोलते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे तो हिमानीकृत मैदान, ग्लेशियरों के कटाव से, हिमानियों के कटाव से निर्मित होने वाले मैदान को हम इस कैटेगरी में रखते हैं। इस तरह के मैदानों के उदाहरण हमको आपको भारत में लद्दाख, यूरोप में स्वीडन, फिनलैंड और उत्तरी अमेरिका में कनाडा में देखने को मिलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं तो वायु घर्षित या पवन के अपरदन से निर्मित मैदान, जिसको हम विंड इरोडेड प्लेन्स भी बोलते हैं। जब पवन प्रवाहित होती है तो अपने मार्ग में जब वो बहती है तो वहां पर भी बहुत ज्यादा कटाव करती है, और कटाव करके इस तरह के मैदानों का निर्माण करती है। और जो वहां पर कठोर चट्टान होती है, अगर वो बच जाती है, उसका अवशेष बच जाता है, तो उनको हम आप बोलते हैं इस तरह के मैदानों में इंसेल वर्ग। इस तरह के मैदान हमको आपको देखने को मिलेंगे दक्षिणी सूडान में सहारा मरुस्थल के रेक, सेरिर, और यहाँ पर हमादा आपको देखने को मिलते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमको आपको देखेंगे कास्ट मैदान, इनको हम चूना पत्थर मैदान भी बोलते हैं, कास्ट के मैदान भी बोलते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं चूना पत्थर, जहां पर चूना पत्थर बहुत ज्यादा पाया जाएगा वहां भूमिगत जल अपरदन की क्रिया वहां पर चलेगी भूमिगत जल के द्वारा, और उसके साथ साथ वहां पर रासायनिक अपक्षय भी होगा, जिसके द्वारा वहां पर जो आंतरिक भाग है वहां कटाव होता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे के पूरे उस भाग में ये अपरदन के द्वारा इस तरह के मैदानों का निर्माण करते हैं। और जब इस तरह के मैदान निर्मित होते हैं तो उसमें यत्र तत्र आप कहीं पर ये छोटे छोटे टीले उठे हुए दिखाई देते हैं, तो इनको हम आप हम्स बोलते हैं। इस तरह के मैदानों का विकास यूरोप में एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर हुआ है, जिसे हम पूर्व युगोस्लाविया भी बोल सकते हैं। उत्तराखंड में हमारे यहाँ नैनीताल और अल्मोड़ा में भी देखने को मिल सकता है, और मैक्सिको में यूकाटन प्रायद्वीप पर भी इस तरह के मैदान देखने को मिलते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो आगे हमको मिलते हैं निक्षेपणात्मक मैदान, जहां पर डिपोजिशन होता है, जहां पर जमा होता है, इस तरह के मैदान बनते हैं। तो सबसे पहले जलोढ़ मैदान आते हैं। नदियां अपने साथ बहुत सारा मलबा अवसाद लेकर चलती हैं, जब उनको जमा कर देती हैं तो इस तरह के मैदानों का निर्माण होता है। अब अवस्थिति के अनुसार इस तरह के मैदानों को हम तीन कैटेगरी में रखते हैं, तीन भाग में। पहला होता है पीडमांट या पर्वतपदीय। नदियां जैसे पर्वतों से उतरती हैं, मान लो यहाँ पर कोई ये पर्वत है और यहां से नदी नीचे उतरते ही जो मैदान बना दे, ये मैदान जो होते हैं इनको पीडमांट या पर्वतपदीय मैदान कहते हैं। अब इस तरह के उदाहरण हमको आपको पंजाब का मैदान जो शिवालिक के नीचे जस्ट देखने को मिलता है, यूपी और बिहार में भाबर तराई जो निचले हिमालय या शिवालिक के निचले भाग में या दक्षिण में देखने को मिलते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। फिर बाढ़ के मैदान, प्रायः जितनी भी बड़ी नदियां हैं दुनिया की
वो अपने मार्ग में बाढ़ के मैदान बनाती हैं। गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, कोसी हो गई, या आप चीन में देखेंगे ह्वांगो हो गई, यांगटीसी कियांग हो गई, अमेज़न हो गई, मिसिसिपी हो गई। इन नदियों में इस तरह के मैदान देखने को आपको मिलते हैं। फिर हम आते हैं डेल्टा मैदान। नदियां अपने मार्ग में लास्ट में समुद्र में मिलने से पहले जब मलबा जमा करती हैं, डेल्टा के शेप में जमा होता है, तो उससे पहले जो मैदान बनता है उसी को हम आप डेल्टा मैदान बोलते हैं। इसका बेहतरीन उदाहरण हो सकता है सुंदरवन डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा या मिसिसिपी का डेल्टा। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमको आपको देखने को मिलेंगे हिमोन मैदान। इनको हम ग्लेशियो फ्लूवियल प्लेन्स भी बोलते हैं। इन मैदानों का निर्माण जब ग्लेशियर पहाड़ी ढलानों से या कहीं पर भी ग्लेशियर बना हुआ है, जब वो ट्रेवल करते हैं, जब वो गति करते हैं, तो वो अपने साथ बहुत सारा मटेरियल या अवसाद ले आके जमा करते हैं। इस तरह के मैदानों का निर्माण होता है। अब इसमें ग्लेशियर के द्वारा लाए गए कंकड़, पत्थर, बजरी के जमाव से बट्टन मृत टिल प्लेन बनते हैं। और ग्लेशियर के पिघले हुए जल से जो बारीक मृदा के जमाव से जो मैदान बनता है उसको हम आप आउटवाश प्लेन या अवक्षेप मैदान बोलते हैं। अब इस तरह के मैदान हमको आपको देखने को कहां मिलेंगे? टिल प्लेन का या टिल मैदान का हमको आपको उदाहरण यूएसए के दक्षिणी डकोटा और उत्तरी डकोटा में, इंडियाना, मिनेसोटा, ओहियो में देखने को मिलता है। और आउटवाश प्लेन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमको आपको आइसलैंड में स्कियो अरार संडोर मैदान देखने को मिलेंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा आउटवाश प्लेन भी है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे चलेंगे तो हमको आपको लोएस मैदान देखने को मिलेंगे। दुनिया के शुष्क प्रदेश या एरिड रीजन में पवनें जब प्रवाहित होती हैं तो अपने साथ जो भी इरोडेड मटेरियल है उनको जब लेकर वो ट्रेवल कर रही होती हैं, उनको जमा कर देती हैं। उनके जमाव से इस तरह के मैदानों का निर्माण होता है। इस तरह के मैदान हमको आपको चीन के उत्तरी सीमांत प्रांत में देखने को मिलेंगे, अर्जेंटीना में देखने को मिलेंगे, मध्य एशिया में कैस्पियन सागर तट से संलग्न देखने को मिलते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमको आपको लावा निर्मित मैदान देखने को मिलते हैं। पृथ्वी के धरातल पर जब भी ज्वालामुखी उद्गार होता है तो आंतरिक भाग से बहुत सारा मटेरियल बाहर आता है। उनके जमाव से फ्लैट पार्ट पे इन मैदानों का निर्माण होता है और बाद में यहाँ पर अपरदन और अपक्षय की क्रिया चलती रहती है, जिससे इनके ऊपर मृदा का भी निर्माण हो जाता है। इस तरह के मैदानों का उदाहरण हम आप दक्षिण भारत में देखने को मिल सकता है, हमको आपको फ्रांस में देखने को मिल सकता है, न्यूजीलैंड है, जापान है, आइसलैंड आदि हैं। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं तो सरोवरीय या झील निर्मित मैदान। प्रायः नदियां जब किसी झील में या किसी बड़े सरोवर में अपने पानी को ले जाके डिस्चार्ज करती हैं तो उसके साथ बहुत सारा मलबा भी ले जाती हैं और उस मलबे के जमाव से इस तरह के मैदान निर्मित होते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे ये जो मैदान आपको देखने को मिल रहा है ये एक झील से संलग्न मैदान है, तो इनको हम आप सरोवरीय या झील निर्मित मैदान बोलते हैं। इसके उदाहरण भारत में कश्मीर घाटी है, इम्फाल बेसिन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। फिर उसके बाद आप देखोगे हंगरी का मैदान इसका उदाहरण है। उत्तरी अमेरिका में महान झीलों के तटवर्ती भाग में इस तरह के मैदान देखने को मिलते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो मैदानों के विश्व वितरण को देखते हैं। यहां से अवस्थिति के अनुसार क्वेश्चन आना आपका शुरू हो जाएगा। अब यहां पर हम आप चलते हैं तो सबसे पहले हमको आपको मंचूरिया का मैदान देखने को मिलता है एशिया में। चीन के यहां पर इस भाग में उत्तर पूर्वी सीमांत भाग में मंचूरिया का मैदान देखने को मिलता है और इस भाग में आप देखेंगे तो अमूर नदी है जो चीन और रूस के बीच में सीमा भी बनाती है, उसकी सहायक नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान में गेहूं और सोयाबीन की खेती बहुतायत होती है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमको आपको यांगटीसी मैदान, यांगटीसी कियांग मैदान चीन के यहाँ पर है, चीन का ये मध्य भाग है, इस भाग में देखने को मिलता है। ये यांगटीसी कियांग और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान है और इस मैदान को रेड बेसिन भी कहा जाता है। इस मैदान में सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है और इसको चीन के चावल का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं सीकियांग मैदान। चीन के दक्षिण पूर्वी भाग में सीकियांग मैदान देखने को मिलते हैं। इस मैदान में भी चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है। आगे की तरफ चलते हैं तो कैदाम या सैदाम बेसिन चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित कैदाम या सैदाम बेसिन है। इस भाग में बारिश की कमी है, मैदानी भाग तो है, बारिश बहुत कम होती है। यहाँ पर कृषि का विकास तो नहीं हुआ है लेकिन यहाँ खनिज बहुत ज्यादा मिलता है, नमक हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, एस्बेस्टस, बोराक्स, जिप्सम, लिथियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम आदि के निक्षेप यहाँ पर मिलते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो पश्चिमी साइबेरियाई मैदान। यूराल पर्वतमाला के पूर्व में पश्चिमी साइबेरियाई मैदान रूस में फैले हुए हैं और इस भाग में गेहूं की खेती तो होती ही है लेकिन इस भाग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के निक्षेप पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ
तो यहां पर हमको आपको मेसोपोटामिया का मैदान देखने को मिलता है। मेसोपोटामिया मैदान जो आपको देखने को मिलेगा ये आपको मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगा। खास करके इसका ज्यादातर विस्तार आप देखेंगे तो ये इराक में इसका सबसे ज्यादा विस्तार, उसके बाद ईरान है, कुवैत है, सीरिया है, तुर्की है, ये पूरा का पूरा पार्ट आपको देखने को मिलता है। ये मैदान अगर इसकी हम अवस्थिति देखेंगे तो इसके पूर्व में टाइग्रिस जिसको दजला के नाम से पहले जाना जाता था और पश्चिम में यूफ्रेट्स जिसको फरात के नाम से जाना जाता था नदी है, और यहां पर यह पूरा मैदान विकसित हुआ है। इस मैदान में सबसे ज्यादा खजूर की खेती होती है, जो भी होती है, प्याज, अंगूर आदि की खेती होती है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो सीर तुरान का मैदान, यह मैदान सेंट्रल एशिया में सीर दरिया और अमू दरिया नदियों के बीच में है। इस भाग में आपको यह देखने को मिलेगा, यहां पर अरल सागर है। इस भाग में आप देखेंगे तो इसका विस्तार जो है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान आदि देशों में देखने को मिलता है। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर कपास, गेहूं और चुकंदर की खेती की जाती है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। मेकांग मैदान, मेकांग और उसकी सहायक नदियों के द्वारा यह मैदान निर्मित हुआ है। इस मैदान का विस्तार आपको दक्षिण पूर्व एशिया में देखने को मिलेगा और इसका सर्वाधिक विस्तार वियतनाम में पाया जाता है। वियतनाम में मेकांग डेल्टा को तो खाद्यान्न का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगर हम इसमें देखें, खेती के बारे में देखें तो यहां पर हमको चावल, केला और इसके साथ साथ यहां पर काजू की भी खेती बहुतायत में होती है। फिर हम आगे चलते हैं। इरावदी का मैदान, ये म्यांमार में फैला हुआ मैदान है इरावदी का मैदान, और म्यांमार में एक ऐसे भाग में फैला हुआ है, इसके अगर आप पश्चिम में देखेंगे तो अराकान योमा और पूर्व में देखेंगे तो पेगुयामा पर्वत है जो हिमालय के विस्तार है म्यांमार में। इस भाग में चावल और जूट की खेती सबसे ज्यादा होती है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमको जापान में कांटो के मैदान मिलते हैं, जो कि यहां पर जापान का एक द्वीप है होंशु, उसके पूर्वी भाग में है, और यहीं पर टोक्यो और याकोहामा नाम के नगर हैं। फिर हमको नोबी का मैदान देखने को मिलता है जो जापान के होंशु द्वीप के दक्षिण पूर्व में ही है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इस भाग में आपको जापान का औद्योगिक शहर नागोया देखने को मिलता है। फिर उसके बाद इशिकारी का मैदान है, जापान के होकाइडो द्वीप पे अवस्थित है। होकाइडो जापान का सबसे उत्तरी द्वीप है, यहां पर ये आप देखेंगे तो यह भाग आपको देखने को मिलेगा, यह मैदानी भाग यहीं पर अवस्थित है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमको अफ्रीका के मैदानों के बारे में सबसे पहले आता है सेरेंगेटी का मैदान। ये तंजानिया के भाग में फैला हुआ है और जैव विविधता में सबसे ज्यादा धनी क्षेत्र है इस भाग का। फिर उसके बाद हम आप देखते हैं मसाई मारा, उत्तर पश्चिम केन्या, यहां पर केन्या का भाग है और केन्या में मसाई मारा का मैदान है और यहां पर मसाई जनजाति भी रहती हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो काफुआ या बुसांगा मैदान, ये जाम्बिया में विस्तृत है, यहां पर आपको जाम्बिया नाम का देश देखने को मिलेगा और यहां पर इस मैदान में सवाना घास का विकास देखने को मिलता है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ चलेंगे तो जिम्बाब्वे में माना यूल्स, ये जाम्बेजी नदी द्वारा निर्मित है, यहां पर माना यूल्स के मैदान आपको देखने को मिलेंगे जिम्बाब्वे में, माना यूल्स। फिर उसके बाद आते हैं हम लोअर गिनी, पश्चिमी अफ्रीका के अटलांटिक तट पर यह सकरा हुआ मैदान है, इसको हम लोअर गिनी मैदान के नाम से जानते हैं। फिर हम आते हैं नील मैदान, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा मैदान है, सबसे कृषि में समृद्ध मैदान है, सबसे उपजाऊ मैदान है, जिसका निर्माण नील नदी के द्वारा हुआ है, इस भाग में आपको देखने को मिलेगा। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो आगे हमको आपको उत्तरी अमेरिका के मैदान देखने को मिलेंगे। रॉकी पर्वत के पूर्व में आप देखेंगे कनाडा और यूएसए में यहाँ पर ग्रेट प्लेन्स फैले हुए हैं जहां पर सबसे ज्यादा गेहूं की खेती होती है, इसको व्हीट बास्केट भी बोला जाता है। फिर उसके बाद हम नीचे की तरफ चलते हैं तो मध्यवर्ती विशाल मैदान, ये महान झीलों के नीचे से लेके उत्तर में इसके महान झीलें हैं, पूर्व में इसके अटलांटिक तट है और अगर आप देखेंगे तो इसके दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी है और इसके पश्चिम में देखेंगे तो ये ग्रेट प्लेन्स आपको देखने को मिलते हैं, ये बाउंड्री बनती है। इस भाग में गेहूं, मक्का और तंबाकू की सबसे ज्यादा खेती की जाती है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमको आपको दक्षिण अमेरिका के मैदान देखने को मिलते हैं। इसके पश्चिमी भाग में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के तट पर सकरे मैदान पाए जाते हैं, उनको हम पश्चिमी तटीय मैदान बोलते हैं। फिर उसके बाद मध्यवर्ती मैदान, इनका विस्तार ब्राजील, बोलीविया का पूर्वी भाग, पराग्वे तथा अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा, इस भाग में आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं तो आगे की तरफ चलेंगे तो हमको यूरोप के प्रमुख मैदान है। यूरोप में सबसे पहले नाम आता है हंगरी का मैदान, जिसको अल्फोर्ड मैदान भी बोलते हैं। यहां पर आपको यह मैदान देखने को मिलेगा, यहां गेहूं, सूरजमुखी, सरसों, मक्का और चुकंदर की भी खेती होती है इस भाग में, और यहां पर यूरोप में हंगरी में चुकंदर से चीनी भी बनाई जाती है।
फिर हम चलते हैं उत्तरी यूरोप का मैदान। इसका विस्तार बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क और पोलैंड में देखने को मिलेगा। ये वाला भाग आपको जो देखने को मिलता है, इस भाग में मैदान विस्तृत है। यहाँ पर गेहूं की खेती सबसे ज्यादा होती है। फिर हम चलते हैं लोम्बार्डी का मैदान। इसका जो विकास है ये इटली के उत्तरी भाग में है। अगर हम इसका विकास देखेंगे तो इसका विकास करने वाली जो नदी है वो पो नदी के उत्तर में बहने वाली नदियां हैं। और इस भाग में आप देखेंगे तो इसके उत्तर पश्चिम में यहां पर आपको आल्प्स पर्वत देखने को मिलेंगे और इसके निचले भाग में, दक्षिणी भाग में पो नदी देखने को मिलती है। इसी भाग में हमको आपको लोम्बार्डी का प्लेन देखने को मिलता है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो पो मैदान या पेडान मैदान, ये लोम्बार्डी मैदान के जस्ट नीचे पो नदी के द्वारा निर्मित एक मैदान है। इटली का सबसे कह सकते हो कि कृषि में धनी क्षेत्र है, सब ज्यादा कृषि होती है और इस भाग में गेहूं, चावल, जैतून, अंगूर आदि की खेती की जाती है। फिर यूरोप के एक मैदान और आते हैं सेलिसबरी। यूरोप का यह मैदान सेलिसबरी जो है ये इंग्लैंड के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। सेलिसबरी मैदान, यहां पर आपको चूना पत्थर भी देखने को मिलता है, चूना पत्थर या कास्ट पाया जाता है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ओसेनिया के प्रमुख मैदान। ऑस्ट्रेलिया के निचले भाग में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, यहां पर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के पास नुल्लार बार मैदान देखने को मिलते हैं। यहां पर इनका विकास हुआ है। फिर उसके बाद हम न्यूजीलैंड में देखते हैं तो इसके दक्षिणी द्वीप पर एक विस्तृत मैदान है जिसको हम बोलते हैं कैंटरबरी। कैंटरबरी मैदान में कृषि और पशुपालन, खास करके डेयरी फार्मिंग का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। तो ये थी मैदानों की कहानी। हम अगली क्लास में पढ़ेंगे घास के मैदान। थैंक यू।